स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। काफ़ी यूट्यूबर आपको केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको बुक में या फिर मॉडल पेपर में ढूंढने में आपको परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर सॉल्यूशन सहित क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो पॉलिटेक्निक के लिए, ऑल ब्रांचेस के लिए यह सब्जेक्ट होता है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। इम्पोर्टेंट्स है क्वेश्चन जो भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, सभी की यह संभावना है। 2022 एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्लास 1 है, क्लास सेकंड में हम आपको कुछ और क्वेश्चन देंगे जिससे कि आपके नंबर और अच्छे इंक्रीमेंट कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि यदि सरल लोलक मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है। ध्यान से देखिएगा, केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है और ऐसे क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ लीजिएगा और एक बार अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप अच्छे तरीके से उसको कंसेप्चुअल रूप से बता सकते हैं कि यह किस बात को कहना चाह रहा है और क्या बात हमसे पूछ रहा है। तो यदि एक सरल लोलक मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा, ये आपसे मालूम कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि कोई भी सरल लोलक मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के जो अंतर्गत है वो नीचे गिर रहा है तो हमेशा उसका जो आवर्तकाल होगा वो अनंत होगा, इसलिए यहाँ पर अनंत दिखाया गया है। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन मिले तो आप केवल यही देखोगे कि अनंत कहाँ पर है। यदि आपको बहुविकल्पी मिले तो आप तब भी इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि यदि तरंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से प्रसारित होती हैं, यानी कि रेडियो तरंगे जो हैं यदि 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ क्या है, ये प्रकाश की चाल है। तो मीटर पर सेकंड में इसकी यूनिट होती है। यदि इस चाल से तरंगे प्रसारित होती हैं तो एक रेडियो प्रसारण केंद्र 1.2 मेगा साइकिल पर सेकंड का कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है तो प्रसारित तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो यहाँ पर हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। सबसे पहले रेडियो तरंगों की चाल जो हमें दी हुई है वो आप यहाँ पर लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसको हम बोलते हैं v, और जो आवृत्ति है वो दी हुई है 1.2 मेगा साइकिल पर सेकंड। तो कितनी है, 1.2 मेगा साइकिल पर सेकंड। इसको आवृत्ति को n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जब आप मेगा साइकिल पर सेकंड को मेगा लगाएंगे इसमें तो मेगा की वैल्यू होती है 10⁶। तो 1.2 × 10⁶ साइकिल पर सेकंड हो जाएगा। और प्रसारित तरंग की तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला जो होता है उसको हम जानते हैं न्यू इक्वल टू n लैम्डा। न्यू इक्वल टू n लैम्डा। तो तरंगों की चाल जो होती है या तो आप v बोल सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर न्यू बोला गया है कि रेडियो तरंगों की चाल जो है न्यू होती है। तो कहीं कहीं पर आपको v बोला जाएगा, लेकिन आप केवल ये ध्यान रखिएगा कि रेडियो तरंगों की चाल जो आएगी इस फॉर्मूले में लैम्डा इक्वल टू रेडियो तरंगों की चाल और अपॉन आवृत्ति होती है। तो रेडियो तरंग की चाल क्या है, 3 × 10⁸ है और अपॉन में आ जाएगा n 1.2 × 10⁶। तो 30 × 10⁻² आ जाएगा जब यहाँ पर 8 है और ये -6 होगा तो 10⁻² आएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है 30 हो गया, जब नीचे 1.2 था तो ऊपर 3 था। अब नीचे पॉइंट हटाया तो ऊपर एक 0 बढ़ा लिया तो हमारे पास आंसर 2.5 × 10⁻² आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 250 मीटर यहाँ पर आपका आंसर मिलता है। तो प्रसारित तरंग दैर्घ्य क्या होगी, 250 मीटर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन है सेवाइन का नियम लिखिए। सेवाइन का नियम लिखिए 2019, 2018, 2022 में आने वाला क्वेश्चन लग रहा है कि जब भी लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 2022 में भी आपके पेपर में क्वेश्चन मिल सकता है। तो सेवाइन का सूत्र जो नियम है वो आपको लिखना है, नियम बताना है। तो किसी सतह का ध्वनि अवशोषण गुणांक का मान खुली खिड़की के 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तथा सतह का वह क्षेत्रफल जो 1 वर्ग मीटर खुली खिड़की के समान ध्वनि अवशोषण करता है। ध्वनि अवशोषण
करता है उसके अनुपात के बराबर होता है। क्लियर? सेवाइन का सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, जो सेवाइन का नियम है। ठीक है, नियम क्या है कि किसी सतह का ध्वनि अवशोषण गुणांक का मान खुली खिड़की के 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तथा सतह का वह क्षेत्रफल जो 1 वर्ग मीटर खुली खिड़की के समान ध्वनि अवशोषित करता है उसके अनुपात के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में चल रही ध्वनि और प्रकाश की तरंगे हैं, तो वह कैसी तरंगे हैं? ऑप्शन है आपके पास अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, और दोनों अनुदैर्ध्य या फिर दोनों अनुप्रस्थ। तो याद रखिएगा, वायु में जो चल रही ध्वनि और प्रकाश की तरंगे होती हैं तो उनको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ, यानी कि ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगे दोनों ही वायु में जब चलती हैं तो वह दोनों अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा कि व्यतिकरण तथा विस्पंदन में अंतर समझाइए। विस्पंद और व्यतिकरण में अंतर समझाना है तो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए, व्यतिकरण तथा विस्पंदन में अंतर, जब व्यतिकरण करने वाली ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां, यानी कि जब व्यतिकरण करने वाली जो ध्वनि तरंगे हैं उनकी आवृत्तियां ठीक एक दूसरे के बराबर होती हैं। क्या होती हैं? ठीक एक दूसरे के बराबर होती है, तो किसी भी बिंदु पर उनके बीच कलांतर स्थिर रहता है, यानी कि कलांतर जो है वो किसी भी बिंदु पर क्या होगा? स्थिर रहेगा, और वहां ध्वनि की तीव्रता भी कैसी रहेगी? स्थिर रहेगी। तो इस प्रकार प्रबलता और नीरवता के जो क्षेत्र बनते हैं वहां पर स्थिर रहते हैं, तो इसे अचर व्यतिकरण या फिर व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं आगे। तो यदि दोनों तरंगों की आवृत्तियों में कुछ भिन्नता आ जाए, भिन्नता हो, तो हम देखते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर दोनों के बीच कलांतर समय के साथ बदलता रहता है, और यदि किसी क्षण किसी बिंदु विशेष पर दोनों तरंगे एक ही कला में हैं, तो कुछ समय पश्चात जब एक तरंग दूसरी के आधा कंपन, यानी कि दूसरी के आधा कंपन अधिक कर लेती है, तो तरंगे विपरीत कलाओं में हो जाएंगी, और इस प्रकार यानी कि एक ही बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता का मान कैसा हो जाएगा? एकांतर क्रम में उच्चतम और न्यूनतम होता है, यानी कि अलग अलग हो जाता है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? विस्पंदन बोलते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इस प्रकार के जो व्यतिकरण है उसमें प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की जो तीव्रता है उसका मान कैसा होता है? स्थिर रहता है, जबकि विस्पंदों में प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता का मान समय के साथ बदलकर एकांतर क्रम में उच्चतम तथा न्यूनतम होता रहता है, यानी कि घटता बढ़ता रहता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किसी सघन माध्यम का क्रांतिक कोण उसके अपवर्तनांक से किस प्रकार संबंधित है? किसी सघन माध्यम का क्रांतिक कोण उसके अपवर्तनांक से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में यदि हम संबंध देखें, तो यदि विरल माध्यम को माध्यम 1 माना जाए और सघन माध्यम को माध्यम 2 माना जाए, तो हम स्नेल के नियम से लिखते हैं sin I अपॉन sin R इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो क्रांतिक कोण आपतन पर, यानी कि आपतन पर क्रांतिक कोण क्या होगा? I इक्वल टू C और R इक्वल टू हम मानते हैं 90 डिग्री। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष जब जिसके सापेक्ष होता है उसको हम लिखते हैं आगे 1, और जिस यानी कि जो सापेक्ष से दूसरा होता है उसको लिखते हैं n के पीछे। जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष, किसके सापेक्ष से? पहले माध्यम के, तो 1 आगे लिखा जाएगा। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक पूछा गया उसको हम बाद में लिखेंगे, तो 1n2 हो जाएगा sin C अपॉन sin 90, और sin 90 होता है 1, तो sin C अपॉन 1 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1n2 इक्वल टू sin C, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू sin C हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। परंतु प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से हम क्या देखते हैं कि 1 अपॉन 1n2 होगा, जिसे हम कहते हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत, यानी कि जो हमने निकाला था पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, उसका इन्वर्स हो जाता है। तो 1n2 इक्वल टू 1 अपॉन साइन C कहलाएगा। तो क्रांतिक कोण की जो जिया है साइन, उसका व्युत्क्रम विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन में बैंड गैप ऊर्जा का मान क्या होता है?
जर्मेनियम और सिलिकॉन में बैंड गैप ऊर्जा का मान क्या होता है? तो जर्मेनियम में होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन में होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आप ध्यान रखिएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन में बैंड गैप ऊर्जा का मान 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम में और सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा कि प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति को क्यों माना जाता है? प्रकाश को दोहरी प्रवृत्ति का क्यों माना जाता है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि प्रकाश को दोहरी प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है? प्रकाश की जो दोहरी प्रवृत्ति है उससे क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हैं? तो आपको लिखना होगा कि प्रकाश में तरंग यानी कि जो वेव हैं तथा कण, वेव और पार्टिकल्स जो हैं दोनों की प्रवृत्ति होती है, इसलिए प्रकाश को दोहरी प्रवृत्ति का माना जाता है। ठीक है, बल्कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये वेव है या फिर पार्टिकल्स के रूप में चलती है, तो इसीलिए इसको दोहरी प्रवृत्ति का माना जाता है कि दोनों को ही सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक जो है वो x = m/d प्राप्त कीजिए, यानी कि हमें इसको प्रूफ करना है। यह आपको दे सकता है कि व्यतिकरण से संबंधित यंग के डबल स्लिट प्रयोगों को बताइए या प्रयोगों को समझाइए। तो यहाँ पर आप इस तरीके से करेंगे, फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र जो है हमने जो फिगर दिया गया है आगे, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी को जान लेते हैं। देखिएगा, फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र हमने लिया है S एक रेखा छिद्र है। S क्या है? एक रेखा छिद्र है जो यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, समझते रहिएगा और आप पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसे एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है, यानी कि यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा वो एक वर्णी होगा। ठीक है, इस रेखा छिद्र से आगे दो रेखा छिद्र S1 S2 हैं जो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, S1 और S2। क्लियर, देखते जाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जो एक दूसरे के बहुत ही समीप हैं, यानी कि एक दूसरे के पास पास हैं, तो S के समांतर हैं, और S के समांतर हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, S से समान दूरी पर होंगे। क्लियर, तथा उससे समान दूरी पर स्थित हैं। S से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं S1 और S2 उस पर समान कला में पहुंचती हैं और S1 व S2 की द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत बन जाते हैं। इससे निकली तरंगे एक दूसरे के साथ अध्यारोपण के पश्चात d दूरी पर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं, यानी कि जो d ये पर्दा है, इससे निकली हुई जो ये तरंगे हैं यहाँ पर ये क्या बनाती हैं? फ्रिंज बनाती हैं। तो फ्रिंज जब बनाती हैं तो उसमें हम देखिए किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इन फ्रिंजों की जो चौड़ाई है उनको नापकर प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की भी गणना की जा सकती है। यानी कि अगर हम उन फ्रिंजों की जो चौड़ाई उनको नाप लें तो हम इसके प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मतलब जो निकाल सकते हैं, वैल्यू बता सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका डेरिवेशन किस तरीके से होता है कि माना कि पर्दे के बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनती है, यानी कि जो बिंदु P है उस पर मान लिया हमने कि दीप्त फ्रिंज बनती है, जो ये रेखा यहाँ से दोनों जाकर के मिली है। तो माना S1 S2 का जो लंब अर्धक जो CO है, CO कहाँ पर है? ये आप देख रहे हैं, CO है। क्लियर, तो ये जो आपका CO है इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं और दोबारा से देखते हैं। देखिए, ये जो CO है इसकी बात हो रही है, तो पर्दे पर O पर मिलता है, ये पर्दे पर के O पॉइंट पर मिल रहा है, तथा P की O से दूरी x मान ली गई है। तो अतः S1 और S2 से P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच, P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच जो पथांतर है वो S2R TP और -S1P हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अब S1 से S2P, अब देखिए S2P कहाँ पर है? S1 से S2P ये हम देख रहे हैं, लंब S1A डाला जाता है, मतलब जो ये है S1A, ये एक लंब डाला जाता है S2P पर S1 से। ठीक है, तब बिंदु P पर दोनों तरंगों के बीच जो पथांतर होगा वो क्या होगा? S2R TP -S1P = S2A। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो S2A/S1 S2 = OP/CP हो जाएगा, यानी कि S2A जो है वो क्या कहलाएगा? S2A, यानी कि S2A यहाँ पर आप देख रहे हैं अपॉन में S1 S2 और S1 S2, यानी कि ये वाला ट्राइंगल लिया गया है। इसको एक बार फिर से हम मिटा दें और आपको अच्छी तरीके समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर ये ट्राइंगल लिया गया है और आगे OP और CP। देखिए, OP और CP
यानी कि OP ये रहा, ठीक है, और CP आपका ये रहा। क्लियर? तो ये वाला ट्राइंगल लिया गया है और आपका ये वाला ट्राइंगल लिया गया है। इन दोनों को जब हम रखेंगे तो S2A/S1S2 इक्वल टू OP/CP। अगर आपको डिटेल में यह लेक्चर देखना है, डिटेल में अगर आपको लेक्चर देखना है तो आप जो है हमारे चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर आप जो है डिटेल में इसको देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। टोटल आपको प्लेलिस्ट फिजिक्स सेकंड के सभी लेक्चर्स की मिल जाएगी, वहाँ पर कंप्लीट कोर्स डाला हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए दूरी जो है CO S1S2 की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ी है, अतः CP को CO के बराबर अगर हम लें तो S2A/S1S2 इक्वल टू OP/CO हो जाएगा, अथवा S2A/D। तो S1S2 किसके बराबर है? ये D के बराबर है, आप देख रहे हैं, और इक्वल टू OP को हम क्या लिख सकते हैं? X लिख रहे हैं, और CO यानी कि ये जो है इसको हम क्या लिख रहे हैं? पर्दे की दूरी डबल स्लिट से वो कितनी है? D है। तो पथांतर जब हम निकालेंगे S2A इक्वल टू तो XD/D हो जाएगा। तो दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, यदि तरंगिकाओं के बीच पथांतर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा इस तरीके से हम एक क्रम वाइज रखें तो प्रकाश की जो तीव्रता है वो अधिकतम होगी। अतः दीप्त फ्रिंजों के लिए हम कह सकते हैं कि XD/ कितना हो जाएगा? कैपिटल D इक्वल टू M लैम्डा, जहां पर M की वैल्यू कितनी है? 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हम मान रहे हैं। तो अथवा हम कह सकते हैं कि X इक्वल टू M D लैम्डा/D। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को मानेंगे और आगे चलेंगे कि उपरोक्त समीकरण जो हमने 1 मानी है उसमें यदि M इक्वल टू 0 रखें तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज यानी कि शून्य क्रम फ्रिंज की स्थिति हमें पता चल जाती है। यदि M इक्वल टू 1 को रखें तो पहली दीप्त फ्रिंज मिलेगी, और अगर हम सेकंड यानी कि सेकंड फ्रिंज की जो दीप्त फ्रिंज हम निकालना चाहते हैं उसकी स्थिति जानना चाहते हैं तो M इक्वल टू हमको 2 रखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को रख करके आपको जो दीप्त फ्रिंज है उसकी स्थिति का पता बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, और एक पतली स्लिट से फ्राउनहोफर विवर्तन की व्याख्या कीजिए। अथवा इसी में क्वेश्चन डाल देता है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, और एक क्वेश्चन और इसी में लिख देगा कि सिंगल स्लिट विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन का उल्लेख कीजिए। तो आपको इन क्वेश्चनों को एक ही देखना है कि ये एक ही मतलब है प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, सिंगल स्लिट से या फिर प्रकाश का विवर्तन डबल स्लिट से, जिस तरीके से भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्राउनहोफर विवर्तन जो भी दिया हुआ है तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो तीनों क्वेश्चन का अर्थ एक ही है, आपसे ये पूछेगा कि कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से हम इसको आंसर में करेंगे। तो देखिए प्रकाश का जो विवर्तन है वो प्रकाश का आंशिक रूप से किसी स्लिट या फिर किसी अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से जुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। एक बार फिर से देखिएगा कि जो प्रकाश का विवर्तन है वो प्रकाश का आंशिक रूप से, मतलब पूरी तरीके से नहीं, आंशिक रूप से किसी स्लिट या फिर किसी अवरोधक के जो तीक्ष्ण किनारे होते हैं, शार्प जो उसके कोने होते हैं, उसके जुड़ना प्रकाश का जो है विवर्तन कहलाता है। और इस प्रकाश के मुड़ने की जो मात्रा है अवरोध के आकार तथा तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, वेवलेंथ पर निर्भर करती है। फ्राउनहोफर विवर्तन जो एक स्लिट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो इस श्रेणी के विवर्तन में स्रोत तथा पर्दा जो उसके स्लिट के अनंत पर रखे जाते हैं तथा आयतित और विवर्तित, आपतित और विवर्तित दोनों तरह, ठीक है, दोनों तल कैसे होते हैं? समतल होते हैं, जो कि हमें फिगर 3.5 में दिखाया गया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा डेरिवेशन हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी लेक्चर्स वहाँ पर क्लियर तरीके से दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और 7 से 8 वीडियो में पूरा फिजिक्स सेकंड कंप्लीट है, वहां पर आप फुल कोर्स की वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट वहां पर खुल के आपके सामने आएगी। आप आसानी से क्रम वाइज, यूनिट वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक स्लिट S उत्तल लेंस L1 के फोकस पर रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? उत्तल लेंस जो ये है उसके फोकस पर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर एक स्लिट है, उसके ये देखिए एकल स्लिट है, तो यहाँ पर अगर ये उत्तल लेंस है तो इसके फोकस पर यहाँ पर इसको रख देते हैं।
ठीक है। दूसरे स्लिट B जिसकी चौड़ाई A है समतल तरंगाग्र W1 W2 की तरह पड़ती है। इस प्रकार S तथा AB के बीच की दूरी अनंत होती है, यानी कि W और W2 यहाँ पर ये W1 W2 है, ठीक है। और ये दूरी कितनी बताई गई है? अनंत बताई गई है। कब? जब जो W1 W2 है उस पर समतल तरंगाग्र की तरह W1 W2 जो है वो स्लिट दी गई है, उस पर जब तरंगाग्र पड़ती है तो S तथा AB के बीच की दूरी अनंत होती है। तो S कौन सा है? ये है। और AB कौन सा है? ये है। तो इसके बीच की दूरी कितनी है? अनंत होती है, ठीक है। तो जब समतल तरंगाग्र W1 W2 AB स्लिट पर आता है तब AB स्लिट का प्रत्येक बिंदु प्रत्येक दिशा में प्रगामी तरंग यानी कि स्टेशनरी वेवलेंथ उत्सर्जित करता है, जो दूसरे उत्तल लेंस के द्वारा S1 S2 पर्दे पर फोकस किया जाता है। यानी कि जो दूसरा उत्तल लेंस है S1 S2 पर्दे पर इसको फोकस कर देता है। क्लियर? आइए आगे। जब स्रोत S पर पड़ता है, यानी कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S1 S2 पर्दे पर फोकस किया गया है, तो यहाँ पर आप फिगर में समझ सकते हैं कि S1 S2 ये जो लेंस है ये इसको पर्दे पर फोकस कर दिया है, ठीक है। अब जब प्रकाश स्रोत S पर पड़ता है तो पर्दे के केंद्र पर मुख्य उच्चिष्ट बनता है। अधिकांश प्रकाश ऊर्जा मुख्य जो केंद्रित रहती है उसके अगल बगल क्रमागत अदीप्त फ्रिंज तथा तेजी से घटती तीव्रता की दीप्त बनती है और पर्दे के केंद्र पर सर्वाधिक तीव्रता वाली फ्रिंज बनती है, जो बिंदु P पर दीप्त प्राप्त होती है, यानी कि चमकती हुई प्राप्त होती है, जो सर्वाधिक तीव्रता वाली फ्रिंज बनती है पर्दे पर। और इसे ही क्या कहते हैं? विवर्तन में प्रथम द्वितीयक निर्दिष्ट कहते हैं, जिसको सेकेंडरी मिनिमा बोलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा कि ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं और आपकी जो किस प्रकार जांच करेंगे कि दिया हुआ प्रकाश ध्रुवित है अथवा नहीं। तो यानी कि हमें बताना है कि ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, और कोई भी अगर आपको प्रकाश दिया हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आप उसकी जांच करेंगे कि प्रकाश ध्रुवित है या नहीं। तो यहाँ पर हम आपको उसका सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए, उस प्रकाश को जिसमें प्रकाश संचरण को दिशा के सापेक्ष सममित का अभाव होता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिसमें कंपन संचरण के अभिलंबवत सभी दिशाओं में न होकर केवल एक रेखा के अनुदिश होता है, वह प्रकाश ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। कैसा प्रकाश कहलाता है? ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। यदि दिए गए प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के कंपन संचरण के लंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होते हैं तो यह प्रकाश अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश की हमने डेफिनेशन यहाँ पर देखी। तो हम कह सकते हैं कि यदि दिए गए प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के कंपन केवल एक ही दिशा में होते हैं, अन्य सभी दिशाओं के कंपन शून्य हो जाते हैं, तो ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब बात करते हैं पोलराइड क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है पोलराइड क्या है और यह किस प्रकार कार्य करता है। I0 तीव्रता ध्रुवित प्रकाश एक पोलराइड पर पड़ता है जिसकी परिगमन अक्ष परिगमन अक्ष है आपाती कंपनों से 30 डिग्री कोण बनाती है। तो पोलराइड के निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोलराइड होता क्या है। पोलराइड एक समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक ऐसी जो विधि है, सुविधाजनक विधि है, जो वर्णात्मक अवशोषण या फिर डाइक्रोइम्स को घटना पर आधारित होती है। जब अध्रुवित प्रकाश की एक किरण एक टूरमेलिन प्लेट के अंदर अपवर्तित होती है, तब यह दो समतल ध्रुवित O और E किरणों में विभक्त हो जाती है। और इन किरणों के कंपन परस्पर कैसे होते हैं? अभिलंबवत होते हैं, अभिलंबवत तलों में होते हैं। इनमें से जीरो यानी कि जो O किरण प्लेट, एक किरण प्लेट होती है जिसके द्वारा इसको रोका जाता है, और किरण बाहर जब निकलती है तो क्रिस्टल के निर्गत प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। और पोलराइड इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I = I0 cos स्क्वायर थीटा होती है। और cos स्क्वायर थीटा में थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 30, तो कितना हो जाएगा I0 × cos 30 स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू सभी जानते हैं √3/2, तो I0 × √3/2 हो जाएगा।
आई नॉट इंटू 3/4, तो यहाँ पर आई की वैल्यू जो तीव्रता की वैल्यू है वो आ जाएगी 3I0/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि I0 तीव्रता का ध्रुवित प्रकाश एक पोलराइड पर लंबवत पड़ता है। यदि आपाती कंपन पोलराइड के निर्गत अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है तो निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि I0 तीव्रता का ध्रुवित प्रकाश एक पोलराइड पर लंबवत पड़ता है, तो पोलराइड के निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाएगी, I = I0 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर दिया हुआ है कि थीटा = 60 डिग्री है, तो I0 इंटू cos 60, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू सभी को पता है 1/2 होता है, तो कितना हो जाएगा, I = I0/4। सॉल्यूशन आपके सामने। नेक्स्ट है, यदि स्लिट की चौड़ाई 0.1 mm हो और प्रयुक्त तरंग दैर्ध्य 5800 एंगस्ट्रॉम हो तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्राउनहोफर विवर्तन में एकल स्लिट के लिए प्रथम निम्नलिखित है, उसका फॉर्मूला होता है A sin थीटा = m लैम्डा। यहाँ पर A = दिया गया है 0.1 किलोमीटर, 0.1 1 किलोमीटर है, ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻4 मीटर, और लैम्डा दिया हुआ है 5800 एंगस्ट्रॉम, तो 5800 गुना 10⁻10 मीटर हो जाएगा, और m = है हमारे पास 1, प्रथम निम्नलिखित, ठीक है। ये प्रथम निम्नलिखित है, यानी कि m जो है वो निम्नलिखित को डिनोट करता है। यहाँ पर 1 किलोमीटर है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो sin थीटा = λ/a हो जाएगा, तो 5800 × 10⁻10/10⁴ हो जाएगा माइनस में, और 5800 गुना 10⁻6, तो sin थीटा = कितना आ जाएगा, 0.0058 आ जाएगा। तो थीटा = sin इनवर्स 0.0058 सॉल्व करेंगे तो 0.33232 रेडियन। अब केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो होती है 2 थीटा, तो 2 × थीटा की वैल्यू रख देंगे तो कितना आएगा, 0.66464, और ये आएगा हमारे पास रेडियन में, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आपके सामने हम देखते हैं, क्वेश्चन है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या समझते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, तो देख, प्रकाश का व्यतिकरण जो होता है कि दो प्रकाश की तरंगों के किसी माध्यम में अध्यारोपण के प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। माध्यम के कुछ बिंदुओं को प्रकाश तीव्रता सदैव अधिकतम होती है तथा कुछ बिंदुओं को प्रकाश तीव्रता सदैव कैसी होती है, न्यूनतम होती है। समान आयाम की स्थिति में न्यूनतम प्रकाश तीव्रता 0 होती है, और इस प्रकार स्क्रीन पर अधिकतम प्रकाश तीव्रता तथा न्यूनतम प्रकाश तीव्रता की क्रमागत जो पट्टियां हैं वो दिखाई पड़ती हैं, फ्रिंज दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण फ्रिंज कहते हैं, ठीक है। इसलिए दो कला संबंध प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के अध्यारोपण से प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका आ जाता है कि K परावैद्युतांक से भरे समांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो उसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिखने के लिए आया है, तो सूत्र लिखना है तो C = A/ε0/d-t और +t/k, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये है हमारे पास संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन मिल सकता है कि विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए आपको लिखना होगा कि किसी आवेश या फिर आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश जब आता है तो विद्युत बल का अनुभव करता है, और इसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। यानी कि जहां से वो विद्युत बल का अभाव करेगा वहां से जो आवेश रखा हुआ जिस पॉइंट पर, वहां तक विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। नेक्स्ट है, गॉसियन पृष्ठ क्या है। तो गॉसियन पृष्ठ जो होता है वह स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ को कहा जाता है। तो स्थिर वैद्युतिकी के किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा, किसी परिच्छेद से प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन गुजरने को, यानी कि जब किसी भी परिच्छेद से प्रति सेकंड 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन गुजरे तो उत्पन्न धारा 1 एम्पियर होती है, और यही निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान होता है। नेक्स्ट है, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके लिए कौन सी भौतिक राशि समान है। तो याद रखिएगा, विभवांतर समान होगी। यदि 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनके लिए विभवांतर जो है वो समान होगा। नेक्स्ट है, कूलाम का नियम बताइए तथा ये आपका दिया हुआ है कि उसका मात्रक बताना है। ये Q है, Q का मात्रक भी आपको बताना है, ठीक है।
तो देखिए हम आपको पहले थोड़ा सा बता दें, सन 1985 में कूलाम एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने अनेक प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिया था, जिसे हम आज कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का व्युत्क्रमण नियम जो है ये कहलाता है। तो इसके अनुसार इन्होंने क्या कहा था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमणानुपाती होता है और इस बल की दिशा उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये कूलाम साहब ने कहा था। अब आइएगा इसको हम देखिए प्रूफ करके देखते हैं। तो देखिए दो आवेश हैं, दो स्थिर आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है r। तो यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके मध्य लगने वाला बल F कूलाम के नियम अनुसार क्या कहता है, F समानुपाती Q1 Q2। तो यहाँ पर हो जाएगा। और दूसरा उसने कहा था कि जो बीच की दूरी r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो F समानुपाती 1/r²। तो द्वितीय नियम के आधार पर इसे कूलाम का व्युत्क्रमण नियम भी कहते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जब हम मिलाते हैं तो F समानुपाती Q1 Q2/r² हो जाएगा और समानुपाती को हटाने पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं K Q1 Q2/r², जहां पर K क्या है कि स्थिरांक है और प्रयोग द्वारा जिसका मान निकाला गया है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2 कह सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, यह माना गया आता है जब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो इस समानुपाती स्थिरांक को निर्वात या फिर वायु के लिए 1/4πε0 लिखा जाता है, जो यहाँ पर K आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यदि हम उसकी वैल्यू रख दें तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² और ये आएगा न्यूटन में, जहां पर ε0 0 रिक्त स्थान या फिर निर्वात की विद्युतशीलता को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं कि ε0 का मान या फिर मात्रक क्या है। 1/4πε0 यहाँ से हम देखें तो इसकी वैल्यू हमने प्रयोग द्वारा बताई थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ से ε0 जब हम करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि 4π 9 × 10⁹ जो है वो /1 में आ जाएगा। ये ε0 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम सोल्यूशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है ε0 की कितनी आएगी 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितनी आएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट को जरूर याद रखिएगा दोस्तों, यूनिट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपका यूनिट पर मिल जाता है। तो ε0 का जो v में सूत्र है उसको हम निकालेंगे तो सिग्मा जो ε0 है = 1/4π और Q1 Q2/F × r² न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिएगा जब हम इसको देखेंगे तो इसकी जो विमा है वो निकल करके आएगी m1 m-1 l-3 t4 और a²। ठीक है, तो यहाँ पर आप विमा सूत्र को देख सकते हैं, विमा आपको निकालनी आती होगी। जो यदि आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। वहाँ पर टोटल फिजिक्स सेकंड और फिजिक्स फर्स्ट का मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यदि आपको लेक्चर देखना है तो कम्प्लीटली आप लेक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर हम आप लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो हमने एक चित्र के द्वारा बताई गई है, वो आपको हम आगे धारिता जो है एक समांतर प्लेट संधारित्र दिखाया गया है। सॉरी, इसका हम फिगर नहीं ले पाए हैं तो इसके लिए सॉरी, जो फिगर यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप जो बुक में देखेंगे तो आपको इस तरीके से फिगर मिलेगा। यहाँ पर ये ऐसे है और ये प्लस माइनस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ये माइनस माइनस दिखाई देंगे और यहाँ पर एक जो है अर्थ से जुड़ा हुआ होगा। इस तरीके से आपको फिगर देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा बुक में। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, एक समांतर प्लेट संधारित्र दिखाया गया है जो फिगर उसमें बना हुआ है बुक में, जिसमें मुख्यतः धातु की लंबी व समतल दो प्लेटें x व y होती हैं जो एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी पर दो विद्युतरोधी स्टैंडों में जुड़ी होती हैं या फिर लगी रहती हैं। इन समांतर प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कोई विद्युतरोधी माध्यम यानी कि परावर्तितांक K भरा हुआ होता है इनके बीच में, और समतल प्लेटों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल a मीटर है तथा उनके बीच की दूरी
कितनी मानी गई है, जो भी मतलब उसके इनके बीच की दूरी हम लेते हैं, बीच की दूरी हम लेते हैं जैसे r हमने मान ली या फिर x मान ली, इस तरीके से हम मान लेते हैं। तो जब प्लेट x को प्लस q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट y पर अंदर की ओर माइनस q आवेश तथा बाहर की ओर प्लस q आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि प्लेट y पृथ्वी से जुड़ी हुई है, अतः इसके बाहरी तल का प्लस q आवेश पृथ्वी में चला जाएगा और अतः प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और लगभग सभी जगह क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहती है। तो प्लेटों का जो आवेश है उसका पृष्ठ घनत्व कितना कहलाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो जाएगा। प्लेटों के बीच में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होती है, जहां पर एप्सिलॉन का मान होता है के एप्सिलॉन नॉट परावैद्युत की परावैद्युतशीलता। ठीक है, सिग्मा तथा एप्सिलॉन का मान रखने पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E इक्वल टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगी। हमने माना कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट है व इनके बीच की दूरी D है, अतः प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू V अपॉन डी अथवा V इक्वल टू ई डी आ जाएगा। समीकरण 1 से E का मान हम रखेंगे यहाँ पर, तो हमको मिलेगी वैल्यू V इक्वल टू क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्यू अपॉन वी कहलाती है, तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे V की, तो Q अपॉन क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा। तो C इक्वल टू यानी कि धारिता आ जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यदि प्लेटों के मध्य निर्वात या फिर वायु हो तो K इक्वल टू 1, अतः इस दिशा में धारिता की वैल्यू जो होगी वो C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी फैराड कहलाएगी, जहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है क्या होगी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को निम्नलिखित प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि प्रयुक्त प्लेटें अधिक क्षेत्रफल की होनी चाहिए। सेकंड है, प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम रखना चाहिए जिसका परावैद्युत अधिक हो और प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो D कम से कम लेनी चाहिए, अर्थात प्लेटें परस्पर समीप रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, तो देखिएगा, विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं यानी कि लाइन ऑफ फोर्स एक वह मार्ग है जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश चलने की चेष्टा करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में एक वक्राकार रेखा है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी बल की दिशा प्रदर्शित करता है। अब देखिएगा, इन बल रेखाओं में निम्न गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं इनको देख लेते हैं। फर्स्ट है, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। थर्ड है, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, यदि कटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसका अर्थ है कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं जो असंभव हैं, दो दिशाएं नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यह है कोई भी विद्युत रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है और ये अपनी लंबाई की लंब दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। प्रत्येक आवेश वायु में 4 पाई बल रेखाएं की उत्पत्ति करता है। याद रखिएगा, प्रत्येक आवेश जो है वायु में 4 पाई बल रेखाओं की उत्पत्ति करता है। नेक्स्ट, संधारित्र किसे कहते हैं और इसकी धारिता की जो निर्भरता है उसको समझाइए। यह फिर आपको क्वेश्चन दे देगा कि संधारित्र क्या है, उसको आपको पूर्ण तरीके से समझाना होगा। दो चालकों के युग्म का एक ऐसा विद्युत समायोजन इलेक्ट्रिक ड्राइव जिसमें यहाँ पर हम कह सकते हैं जिसमें चालकों के आकार में परिवर्तन किए बिना, एक बार फिर से देख लीजिएगा, दो चालकों के युग्म का एक ऐसा विद्युत समायोजन जिनमें चालकों के आकार में परिवर्तन किए बिना इन पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। दो चालक एक दूसरे के समीप होते हैं तथा इन पर बराबर व विपरीत आवेश होता है और इन चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। तो संधारित्र की धारिता निम्न बिंदु पर निर्भर करती है। कौन कौन से पर? एक, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल A के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम लिख सकते हैं C समानुपाती A। दूसरा होता है प्लेटों के मध्य की दूरी। तो संधारित्र की धारिता जो होती है उनके दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि C समानुपाती 1/D हो जाएगा।
प्लेटों के बीच का जो माध्यम है उस पर भी निर्भर करती है धारिता। तो संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच वायु की जगह यदि किसी वैद्युतरोधी पदार्थ जैसे कांच, अभ्रक, मोम, पैराफिन और तेल इत्यादि को भर दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है और इन्हीं विद्युतरोधी पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। संधारित्र की धारिता इन परावैद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक पदार्थों के परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको के बोलते हैं उनके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, जिसको हम बोलते हैं सी अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती के। ठीक है, अब बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। हमने माना कि बिंदु ए पर आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है यहाँ पर और उसके कारण विद्युत क्षेत्र ई है। विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, तो प्लस क्यू नॉट पर प्रतिकर्षण बल ई क्यू नॉट होगा। यदि प्लस क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध डी आर दूरी विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो तो हम कह सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी आर। कितना, एफ इंटू डी आर, यानी कि ए से बी तक लाने में जो दूरी है वो कितनी है, डी, और फोर्स है एफ। तो एफ डी आर कॉस 180 हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा माइनस एफ डी आर, 180 को मान -1 होगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ई क्यू नॉट डी आर और डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस ई डी आर हो जाएगा। चूंकि डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बिंदु बी तथा ए के मध्य का विभवांतर है जिसको डीवी कहते हैं, तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू डीवी मान लेते हैं, तो डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर हो जाएगा। तो ई की वैल्यू हम निकालेंगे तो माइनस डीवी अपॉन डी आर आ जाएगा, जहां पर डीवी अपॉन डी आर विभवांतर अपॉन विस्थापन कहलाएगा और यह कहलाती है विभव प्रवणता जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अतः विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो ध्यान रखें, विद्युत विभव एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, और जो कह सकते हैं कि परंतु विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। देखिए, विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, और विभव प्रवणता एक सदिश राशि है जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने न्यूमेरिकल है कि एक आवेशित संधारित्र को 2 किलो ओम प्रतिरोध द्वारा निरावेशित किया जाता है। यदि परिवर्त का समय नियतांक 5 × 10⁻² सेकंड हो तो धारिता ज्ञात कीजिए। सिंपल है कि आप जानते हैं कि धारा का समय नियतांक क्या होता है, T = CR। T की वैल्यू है 5 × 10⁻² सेकंड और C हमको निकालना है, R की वैल्यू है 2 × 10⁻³ ओम। तो वैल्यू रख देंगे, सभी को वैल्यू रखने पर हमें मिलता है C = 25 और ये हो जाएगा आपके पास माइक्रो फैराड में, क्योंकि माइक्रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी 10⁻6। ठीक है, तो ये हो जाएगा C = 25 माइक्रो फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश होता है। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है, तो उनके बीच कितने न्यूटन का प्रतिकर्षण बल होगा। तो प्रोटॉन है तो बीच में प्रतिकर्षण ही होगा, तो लेकिन कितना होगा ये आपको बताना है। कूलम के नियमानुसार करेंगे, प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल F = 1/ε0 Q1/Q2R²। सभी की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 14.4 न्यूटन, ये आपका प्रतिकर्षण बल होगा। नेक्स्ट है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, इनकी परिभाषा बताइए। तो देखिएगा, 2 या 2 से अधिक आवेशित कणों को दूर ले जाने या समीप लाने के लिए कार्य किया जाना है, तो यह कार्य कणों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः विद्युत आवेशों के किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा है, उस कार्य के बराबर होती है जो निकाय के आवेशों को अनंत से उनके निर्दिष्ट स्थानों तक ले जाने में किया जाता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए और पॉइंट बी है, जिस पर प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये प्लस Q1 और प्लस Q2 दोनों प्लस हैं, याद रखिएगा, दोनों प्लस हैं Q1 और Q2। तो माना प्लस Q1 प्लस Q2 आवेशों के मध्य की दूरी हमने R मान ली है। तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए कल्पना कीजिए कि सर्वप्रथम दोनों आवेश एक दूसरे से अनंत दूरी पर रखे हैं। ठीक है, अनंत दूरी पर रखे थे हमने मान लिया। तो प्लस Q1 को बिंदु A पर लाने में जो कार्य किया गया है वह कितना, 0 है, परंतु Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में जो कार्य किया गया है वो कितना होगा, W = बिंदु B पर प्लस Q1 का विभव इंटू प्लस Q2। तो W = 1/4πε0 Q1/R इंटू Q2 हो जाएगा W = 1/4πε0 Q1 Q2/R। यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा भी यही हो जाएगी, U = 1/4πε0 Q1 Q2/R।
ठीक है, यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हमारे पास हो जाएगा U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R, और हमेशा ध्यान रखिएगा स्थितिज ऊर्जा को हमेशा कैपिटल U से लिखते हैं। नेक्स्ट है 100, ये है हमारे पास 100 एंगस्ट्रॉम 100 एम्पियर फेरड, 100 एम्पियर है या फिर नहीं, माइक्रो है ये, ठीक है, माइक्रो होगा। 100 माइक्रोफेरड के संधारित्र की प्लेटों पर विभवांतर 100 वोल्ट है। संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो हमारे पास दिया गया है कि C इक्वल टू दिया गया है 100 इंटू 10⁻⁶ फेरड तथा V इक्वल टू है 10 वोल्ट। तो सूत्र रखेंगे स्थितिज ऊर्जा का जो हमें अभी प्रूफ किया था, U इक्वल टू 1/2CV² से। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास है कि दो जो हमारे पास आवेश हैं उनके बीच स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी उसका सूत्र है, लेकिन यहाँ पर जो संधारित्र हैं उनके स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/2CV²। तो U इक्वल टू 1/2 इंटू 100 इंटू 10⁻⁶ और इंटू 10⁻²। तो 1/2 10⁻² हो जाएगा, 10⁻⁶ हो जाएगा और 10⁻² हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ जूल। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एम्पियर का नियम लिखिए। एम्पियर का नियम लिखना है तो यदि 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित जो ऋजुरेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति लंबाई यानी कि प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वो क्या कहलाती है? 1 एम्पियर धारा कहलाती है। नेक्स्ट है वोल्ट को परिभाषित कीजिए। 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए और पृथ्वी तल का विद्युत विभव क्या है ये आपको बताना है। तो आप इसमें लिखेंगे कि यदि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है तो 1 जूल प्रति कूलाम कार्य किया जाना है। ठीक है, यदि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल प्रति सेकंड का कार्य करना पड़ता है, यानी कि 1 जूल प्रति कूलाम, ठीक है, 1 जूल प्रति कूलाम का कार्य किया जाए तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि अगर 1 जूल प्रति कूलाम कार्य हम उस पर करें तो उसका जो विभवांतर होगा वो होगा 1 वोल्ट। और पृथ्वी तल का वैद्युत क्या होता है? पृथ्वी तल का वैद्युत आप ध्यान रखिएगा 0 होता है। पृथ्वी तल का वैद्युत विभव कैसा होता है? 0 होता है। नेक्स्ट है किसी परिच्छेद से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे कि उत्पन्न धारा 1 एम्पियर हो। किसी परिच्छेद से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे कि उत्पन्न धारा 1 एम्पियर हो। तो आंसर में आप लिखेंगे किसी परिच्छेद से प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻⁸ जो 18 है 18 इतने अगर इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में गुजर जाएं तो उत्पन्न धारा कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।